हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ जो कि हमारी विजन आइज की है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे लगाने वाले हैं ये 9th नंबर की है। तो ये आपकी मिक्सड अप देखने को मिलेगी, यानी कि ये GS1 की है। पूरी आपको GS इसमें देखने को मिलेगी। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड है, जैसे कि आप लोग फाइनल पेपर देते हो तो उस तरीके की है। ओके, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिनों से आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम फिर से रिज्यूम कीजिए से। तो चलिए अब रिज्यूम हो चुका है। पहले की तरह हम लोग अब आज संडे है तो आज संडे को आप लोग जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर मैं वेंसडे थर्सडे को रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। तो एक वीक में जो हमारा एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का जो फंडा था वो यहाँ पे अब चालू हो जाएगा। और PT 365 पे भी फोकस करना है क्योंकि उसे कंप्लीट करनी है। तो आज ही मॉर्निंग में आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स की एक लेसन आ चुकी है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। और हाँ, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करनी है तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर लीजिए और पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और 50 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। लास्ट में आप लोग देखिएगा कि कितने आप लोग के करेक्ट हुए, कितने आप लोग की इनकरेक्ट हुई, तो उसी हिसाब से जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। आज की मैं अगर कट ऑफ दूँ तो यहाँ पे मैं 105 दूंगी क्योंकि क्वेश्चन की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। और 100 प्लस माइनस रख लीजिए, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है तो कोई नहीं, आप लोग समझिएगा कि अच्छे ही है। लेकिन इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी बहुत बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग पॉजिटिव होकर चलिए, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अभी भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 50 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताई जा रही है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि यहाँ पे नाइट वॉचमैन स्टेज को, इसके फीचर्स को अच्छे से डिफाइन करती है। इट मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ए नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी कि नाइट वॉचमैन स्टेट है। ये आपको ना कहीं भी किताब वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा और ये वर्ड जो है ना कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ में थी। नाइट वॉचमैन स्टेट जो है आपका एक न्यूज़ में था, जो मैं डिबेट डिस्कशन देख रही थी राज्यसभा में, तो उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए कितने स्लाइटली जो वर्ड आप लोग जो है न्यूज़ डिस्कशन वगैरह में देखते हो, डिबेट डिस्कशन, उसमें से निकाल कर यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया गया। तो अब आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना तो इस क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो भी हमारे सिटीजन्स के, जो कि स्टेट के द्वारा ये एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए। सेकंड है कि पब्लिक प्रोविजन होनी चाहिए सारे सोशल सर्विस की, जैसे कि एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है। थर्ड है कि जो स्टेट की पावर है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होती है कहाँ, तो रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करने में सिर्फ और सिर्फ। फोर्थ, यहाँ पे जो रेगुलेशन है स्टेट के द्वारा कि वो यहाँ पे पर्सनल चॉइस को रेस्ट्रिक्ट करे, वो भी इंडिविजुअल की खुद की गुड्स का, यानी कि हम जैसे इंडिविजुअल है, हमारे जो खुद के सामान है ना, तो इसको कौन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेगी, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करेगी हमारे जो है स्टेट के द्वारा रेगुलेशन लाकर। तो आपको ये बताना है कि अब यहाँ पे नाइट वॉचमैन स्टेट जो है ये है क्या। इसमें से चारों में से आप लोग अपने आंसर को ज़रूर यहाँ पे टिक कीजिए। पॉज कर लीजिए अगर आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं फास्ट भाग रही हूँ, तो पॉज करके आराम से आंसर दीजिए, फिर मेरी आंसर दीजिए। अब देखिए एक एक करके हम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं। यहाँ जो फोर्थ स्टेटमेंट कहा जा रहा है, कभी आप लोग को ऐसा लगता है, एक तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, उसमें से ये क्या क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो अपनी खुद की जो गुड्स है, हमारी खुद की जो गुड्स है उसके पर्सनल चॉइसेस को अब यहाँ पे स्टेट के द्वारा जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी आप लोग सोचिए कैसे हो सकता है? हमारे पास अगर हमारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो हम लोग दौड़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये तो एलिमिनेशन के मेथड से बिल्कुल भी इसको ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। थर्ड है यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट आ गई ओनली। अब ओनली जहाँ पे भी आती है 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट वो गलत ही होती है। तो जो पावर है स्टेट का उसको लिमिट कर दिया गया है कि रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पे आपका जो है लिमिट किया जाता है, DPSP में भी लिमिट किया जाता है। तो ये तो आपका और भी जगह पे लिमिट होती है, तो इस सी भी आप लोग कट कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पे कि प्रोविजन, पब्लिक प्रोविजन, वो भी सारे सोशल सर्विस का, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। सही बात है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे फर्स्ट है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना, वो भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिटीजन्स की, वो भी स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन मतलब क्या होता है कि और भी ज़्यादा आप लोग जो है ना, यानी कि रातों में, दिन में तो सबको ही काम करते हैं, लेकिन रात में जो काम करना है वो भी वॉचमैन जैसा, जो हमारे गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो उस तरीके से जो काम करना है, इट मीन्स कि और भी अच्छे तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है स्टेट के द्वारा। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो रहा होगा। तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराना है, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तगड़े वाले होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो इस तरीके का काम हो रहा होगा, यानी कि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सिटीजन्स की स्टेट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की बात की जा रही होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट। तो ये हमारी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, और इसकी मतलब यही है। पब्लिक प्रोविजन तो आप लोग ऐसे भी दे रहे हो,
सारे सोशल सर्विस तो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एजुकेशन और हेल्थ भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है और हो ही रही है, आप लोग को प्रोवाइड मिल ही रहा है। तो फिर नाइट वॉचमैन स्टेट क्या है? नाइट वॉचमैन स्टेट इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसमें कि कुछ यूनिक होनी चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए, उसी को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को वर्ड से भी आप लोग पकड़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें आपका वर्ड प्ले होता है, शब्दों का खेल होता है, वो आप लोग समझ जाओगे तो फिर आप लोग निकाल लोगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारी दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सीलिंग ऑन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इलेक्शन के टाइम पे जो खर्चे किए जाते हैं उसके ऊपर कैप लगाने की बात की जा रही है। अब आइए, 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट से हम लोग को बताना है कि कौन नॉट करेक्ट है। इट मीन्स कि हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे लिमिट इम्पोज करती है कंपेन एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो भी यहाँ पे आपके कैंडिडेट्स और जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों के द्वारा जो खर्चे की जाती है ना, उनमें जो है यहाँ पे लिमिट लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सेकंड है कि जो एक्सपेंडिचर सेलिंग है किसी भी लोकसभा के इलेक्शंस के कैंडिडेट का, ये सेम होता है जो भी स्टेट असेंबली के जो कैंडिडेट के इलेक्शंस का जो सेलिंग है। सेलिंग कहने का मतलब है कि जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे आपका दोनों का सेम होता है, लोकसभा के कैंडिडेट का भी और स्टेट असेंबली कैंडिडेट का भी। थर्ड है कि जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मैंडेटरी फाइल करना है एक ट्रू अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ, यानी कि जितने भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो है सही मायने में बताना है कि वो इलेक्शन में कितने खर्चे कर रहे हैं और ये मैंडेटरी है कि ये इस तरीके का जो है ना फाइल होना ही चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है? थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कि एक तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी जो है करेक्ट है, तो जो करेक्ट है उसको आप लोग हटाइए। पहले इनकरेक्ट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो यहाँ पे इनकरेक्ट है उसको आउट कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखें कि जो कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पे फाइल करना ही होता है। ये हम लोग विजन आइज की मैगजीन में भी देखे थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो है यहाँ पे कैंडिडेट को बताना है कि कितना वो इलेक्शन में खर्चे कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि वो लोग यहाँ पे फाइल करेंगे ही। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कि ये करेक्ट है, अगर आप लोग इसको एलिमिनेट करते हो ना थर्ड ऑप्शन को, जहाँ पे भी थर्ड है उसको आप लोग कट कर दीजिए, तो आपकी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया है। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। कहने का मतलब है कि पहले सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ऐसा कभी हो सकता है कि लोकसभा के जो यहाँ पे कैंडिडेट है उनकी एक्सपेंडिचर सेलिंग सेम हो सकती है स्टेट असेंबली के कैंडिडेट के, ऐसा कभी हो सकता है? लोकसभा आप लोग को पता है कि इसकी जो जनरल इलेक्शन होती है कितने बड़े पैमाने पे होती है, ऑल ओवर द कंट्री में होती है। तो ऑब्वियस है कि इनके जो पॉलिटिकल पार्टी होंगे, जो यहाँ पे कैंडिडेट होंगे, वो जो खर्चे करेंगे वो ज़्यादा करेंगे। और जो स्टेट में होती है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट खर्चे करते हैं वो तो आपका मिनिमम होगा, या फिर वो आपका डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। सेम कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में ही इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो यहाँ पे एक लिमिट इम्पोज करते हैं। लिमिट इम्पोज नहीं करते, लिमिट अब इम्पोज किया जाएगा, ये अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट होगी ना इसमें निकल कर आएगा। लिमिट जो है ये कंपेन में आपका इम्पोज नहीं किया जाता है कि कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी कितना ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, दैट्स वाई हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो गई। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर पे। थर्ड क्वेश्चन नंबर है आपकी मंडल कमीशन से रिलेटेड। अब मंडल कमीशन जैसे ही बोलूँ तो आपके माइंड में कुछ 2-3 फैक्ट्स है जो कि क्लिक करना चाहिए। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये फर्स्ट हमारे यहाँ की बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की गई है। सेकंड है कि ये रिकमेंड करी थी कि 27% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, वो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। थर्ड है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे अपहेल्ड करी थी कि जो मंडल कमीशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है और इंदिरा साहनी केस की जो जजमेंट है उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट ओनली और सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मंडल कमीशन पहली बार आए थे और पहली बार जो है ओबीसी के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन की डिमांड करे थे। इससे भी पहले बहुत सारे लोग आए थे जो कि ओबीसी के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो लोग डिमांड करे थे। हालांकि एससी एसटी अलग है, उसमें जो है आपको BR अम्बेडकर जी देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ ओबीसी के लिए भी आपका डिमांड किया जा रहा था। लेकिन जो कंसिडरेशन में लिया गया वो मंडल कमीशन का लिया गया, इसलिए हम लोग मंडल कमीशन पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट है। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि ये फर्स्ट ऐसी बैकवर्ड क्लासेस है, तो नो, ये फर्स्ट नहीं है, इससे भी पहले आई थी। लेकिन हाँ मंडल कमीशन का जो बातें थी, इनका जो रिकमेंडेशन था उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किए, दैट्स वाई हम लोग मंडल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग जैसे एलिमिनेट करोगे आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी केस जजमेंट था, उसमें ये रिकमेंडेशन निकल कर आई थी कि जो मंडल कमीशन का कहना है कि 27% जो है गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए, तो ये देने की बात यहाँ से कही गई थी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर हमारी बी हो गई। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे है कोड ऑन वेजेस 2019, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखते हैं कि इसमें आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हो।
करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया जाता है, मिनिमम वेजेस होना चाहिए जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। सेकंड है कि यहाँ पे मैंडेट किया गया है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे मिनिमम जो फ्लोर वेजेस है ना वर्कर के लिए, उनके स्टेट में कितना है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है। थर्ड है कि यहाँ पे मिनिमम वेज जो है इसको फिक्स किया जाएगा वर्कर्स के स्किल के बेसिस पे, और कितना डिफिकल्ट काम उनको दिया जा रहा है उनके बेसिस पे उनका जो है यहाँ पे मिनिमम वेज फिक्स किया जाएगा। तो ये कानून के तहत ऐसा कहा गया है। आपको बताना कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात करती हूँ, ये इसकी डेफिनेशन ही है। यहाँ पे कोड ऑन वेजेस की बात की जा रही है, यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको कितने तरीके का वेजेस दिया जा रहा है, उनकी मिनिमम वेजेस क्या है, ये फिक्स्ड है आपका। बच्चों के लिए आपका चाइल्ड लेबर तो ऐसे भी बैन है, लेकिन जितने भी 18 साल से बड़े हैं एडल्ट हैं उनके लिए अलग है, और बुजुर्गों के लिए अलग है, साथ ही साथ आपके जो है आदमियों के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो मिनिमम जो आपका वेजेस है वो यहाँ पे कोड ऑन वेजेस से ही डिफाइन होती है। तो यहाँ पे इंश्योर किया रहा जाता है कि जो भी यहाँ पे वर्कर्स है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, कहने का मतलब है ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब है कि यहाँ पे फिक्स टाइम होती है, फिक्स्ड आपका वेजेस होता है, फिक्स्ड आपके जो है वर्किंग आवर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। तो मिनिमम वेजेस की बात की जा रही है, तो ये दोनों सेक्टर में यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो हम लोग बी को कट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ पे मैंडेट किया गया है, यानी कि मैंडेट कैसे कर सकते हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ना यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि वो अपने यहाँ के वर्कर्स को कितना यहाँ पे मिनिमम फ्लोर वेजेस दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि कितना मिनिमम वेजेस दे रहे हैं ये जो है डिक्लेयर करना है। तो ये डिक्लेयर नहीं करना है, ये बताना नहीं है। हाँ, यहाँ पे इस कानून के तहत कहा गया था कि हर एक स्टेट को ना अपने यहाँ पे मिनिमम वेजेस को फिक्स करना है। उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो, उनको अपने स्टेट में जो है वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज लेकर आना है। ये किसी को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। अब सेकंड जहाँ पे भी है उसको हम लोग कट कर दिए, तो हमारी आंसर आ गई सी। लेकिन फिर भी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाता है, और ये फिक्स्ड होता है कि वर्कर्स का स्किल कितना है उसके बेसिस पे, या फिर वर्कर्स का अगर कोई डिफ़िकल्ट जॉब है, डिफ़िकल्ट जगह पे काम करना है, डिफ़िकल्ट काम है, उनका नेचर उनका जो काम का है वो डिफ़िकल्ट है, तो उसके बेसिस पे भी जो है उनका मिनिमम जो वेजेस है उसको फिक्स किया जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पुलिस इनिशिएटिव है यहाँ पे, और स्टेट और यूटी है, आपको बताना है कि कौन से स्टेट की कौन सी यूटीज़ की है। तो यहाँ पे है पहले पुलिस ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, ये है दिल्ली की, साइबर डॉम ये है केरल की, और सांझ है पंजाब की। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि फ्रेंड ऑफ पुलिस ये दिल्ली की नहीं है, यहीं पे गलती हो गई, ठीक है, ये दिल्ली की नहीं है, तो फर्स्ट और डी हम लोग कट कर देते हैं। साइबर डॉम ये आपका केरल का है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 दिन पहले ही इसको पढ़ाई थी शायद आईआर वाले लेसन में। सांझ की बात करूँ तो ये पंजाब की है। तो दोनों सही है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है, तो इट मीन्स कि बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की, तो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस आपकी दिल्ली की नहीं है, ये तमिलनाडु की है, ठीक है। तमिलनाडु की बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। ये कहा जा रहा था, इसमें कहा गया है कि जो भी लोग, यानी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो आज तक कोई भी सिविल और क्रिमिनल क्राइम्स नहीं किए, तो उनको यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के कैटेगरी में इंक्लूड भी किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। तो हाँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग क्वेश्चन आंसर दोनों का देख लीजिएगा, और क्वेश्चंस के हर एक आंसर का जो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आप लोग की कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक कानून से, जो कि यहाँ पे है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। ये 2006 की है, तो ध्यान रखिएगा। पहले आइए ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहला है कि यहाँ पे आपका मिनिमम रखा गया कि 10% रिजर्वेशन देना है, वो भी डिसेबल्ड लोगों को हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके। सेकंड है कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा एनजीओ सेक्टर को कि वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, जिससे कि वो एफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कर सके, और वो भी यहाँ पे जितने भी आपके गवर्नमेंट के हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करके, यानी कि ये सारी एफोर्डेबल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। थर्ड है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, और ये सारे मैटर्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करनी है। बहुत ही बढ़िया। ये 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपकी ऑप्शन दी गई है,
फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पे बात बताइए, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले बताई थी, यानी कि सोशल इश्यूज़ की जो PT 365 थी, उसमें मैं बताई थी कि यहाँ पे 3% रिजर्वेशन देने की बात किया जा रहा है यहाँ पे पीपल्स विद डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पे 10% की बात है, तो इसको तो आप लोग यहीं पे कट कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड लास्ट हमारी कट हो गई। अब इससे पता चल रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट ही है। थर्ड स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं है, ये आपकी सोशल जस्टिस वाली हो सकती है। ठीक है, मैं भी इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोशल जस्टिस वाली जो है वो मिनिस्ट्री होती है जब भी यहाँ पे हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं। तो थर्ड भी यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट है। करेक्ट जो है ये मुझे लग रहा है कि बी है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे करेक्ट ही आंसर बताने का और एक्सप्लेनेशन का कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं और बोल सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है, वो भी मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। आइए देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे कंपलसरी है एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो यहाँ पे विमेन को अवेयर करे कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जब उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर विमेन को अपॉइंट किया जा रहा है तो उसको अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही उनको बताना है कि इस कंपनी में उनको मैटरनिटी बेनिफिट का जो है उनको लाभ मिलेगा। सेकेंड है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि वर्क फ्रॉम होम भी वो कर सकती है, घर से काम भी कर सकती है, जैसे कि आज के डेट में सब कोई कर रहे हैं। और थर्ड है कि जो एक्ट है ये एक्सटेंड कर रही है अडॉप्टिव मदर, अगर कोई भी अपने बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, या फिर यहाँ पे मदर जो कि यहाँ पे सरोगेट को भी यूज़ करके जो है चाइल्ड को बियर करी है। तो ये दोनों चीज़ भी हम लोग देखें कि अडॉप्ट कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन है। तो कारा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि आप लोग बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो और इसका भी पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। सरोगेट की बात करूँ तो दो तरीके की सरोगेसी है, एक तो अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है, एक कमर्शियल सरोगेसी है। लेकिन हमारे कंट्री में जो अवेलेबल है वो है यहाँ पे अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। ओके, कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने की बात की जा रही है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बतानी है। सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट बताइए कि कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है कि जब भी विमेन को यहाँ पे अपॉइंट करना है तो उसी टाइम में उनको बताना है कि मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उनके लिए जो है यहाँ पे उनको पेड लीव दिया जाएगा। सेकंड है कि उनके पास ऑप्शन होगा कि वो घर से भी काम कर सकती है। वेरी नाइस, ये एकदम सही है। और थर्ड है कि ये एक्ट अब एक्सटेंड किया गया है कि जो भी अडॉप्टिव मदर है या फिर जो सरोगेसी का इस्तेमाल करके अगर बच्चे को बियर करिए तो उनके लिए भी ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी बी हो गई। इट मीन्स कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन नंबर में बात करूं तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो ई समीक्षा है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट है कि ये एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो कि फास्ट ट्रैक करेगी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में है, यानी कि प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पेंडिंग में है, तो उसको यहाँ पे ऑनलाइन जो है उसको ट्रैक किया जाएगा। सेकंड है कि ये वन ऑफ द कंपोनेंट है ई ऑफिस इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ई समीक्षा का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे पेंडिंग में रह गई है उसको यहाँ पे ट्रैक करना है, फास्ट ट्रैक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी जो है दो ऑप्शन कट हो गई। सेकंड है यहाँ पे कि ये एक वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है ई ऑफिस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट की। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये अपने आप में ही अपना एक इंडिपेंडेंट स्कीम है, तो इसके अंदर यही ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगी। ओके, अब आते हैं 9th में। यहाँ पे पूछा जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ द एंटी करप्शन रिजिम जो कि हमारे इंडिया में है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करेगी सिंगल डायरेक्टिव टर्म को। तो सिंगल डायरेक्टिव टर्म को भी यहाँ पे समझना होगा और बेस्ट डिस्क्राइब किससे होगा ये देख लेते हैं। तो आइए एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट पिटीशंस कंसर्न की जाएगी करप्शन केसेस को लेकर, और जितने भी डिफरेंट पिटीशंस है करप्शन केसेस का उसको एक साथ कंसोलिडेट किया जाएगा और एक ही बार जो है जुडिशरी के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि कन्वेंशन होगा जिसमें कि जो मल्टीपल करप्शन केसेस है सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में उनको यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, वो भी एक सिंगल एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा। ओके। थर्ड है कि यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि प्रायर अप्रूवल होगी गवर्नमेंट की कि इसमें कि हम लोग एक इंक्वायरी कर पाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में, वो भी कानून के तहत, और यहाँ पे करप्शन के अगेंस्ट में या फिर उनके ऑफिशियल पोजीशन को अगर उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो उसको भी देखेंगे, लेकिन प्रायर अप्रूवल जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लेनी है। ठीक है। डी है कि यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि डायरेक्टिव यहाँ पे इशू किया जाएगा एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा, वो भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, अगर यहाँ पे उनके डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट है उनके सोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए।
बहुत ही बढ़िया। अब आप लोग पहली स्टेटमेंट पे आइए, मैं समझाती हूँ कि इस पे सिंगल डायरेक्टिव में जाना कैसे है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लोग देख सकते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका करप्शन का केसेस है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को एक ही साथ कंसोलिडेट करके जो है यहाँ पे जजेस जो है एक ही बार जुडिशरी जो है यहाँ पे आपका सुन ले। ऐसा होता है क्या? नहीं, हर एक केस को टाइम देना होता है, हर एक केस को जो है ना तारीख पे तारीख डाल डाल के उसके बारे में सुना जाता है, उसका एविडेंस लाया जाता है, उसके जो है बहुत सारी प्रोसेस होती है जुडिशरी में, तब जाके आपका जो है उसमें सुना जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही साथ जो है जितने भी करप्शन के केसेस है सबको सुन ले, तो ये तो थोड़ा सा वे का हो गया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है कि कन्वेंशंस होगा जिसमें कि जितने भी मल्टीपल करप्शन केसेस है यहाँ पे सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो उसको जो है ना एक सिंगल एंटी करप्शन एजेंसी ही सुनेगी। क्यों यहाँ पे सुनेगी सिंगल ये एंटी करप्शन एजेंसी कैसे सुन सकती है? ये सारा जो केस है सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में जो करप्शन का केस है, ये तो कोर्ट का मामला है, तो फिर यहाँ पे ये एजेंसी क्या काम करेगी? ये भी हो गई ना गलत, तो ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा सटीक लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कल को आप लोग भी सर्वेंट बनने वाले हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये जो आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी किया जाएगा, तो ऐसे ही इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। इतने हाई फाई पोस्ट है ना, आपके ऊपर ऐसे भी कोई नहीं हाथ लगा सकता, आपको कोई भी ऐसे पकड़ नहीं सकता, या फिर कोई भी केसेस चार्ज नहीं हो सकती। इसके लिए जो है ना यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेने का ज़रूरत है, तभी आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है, ठीक है। तो ये एक सही है। फोर्थ यहाँ पे है कि एक डायरेक्टिव इशू किया जाएगा एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा जो भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में होंगे, और उनकी जो डिसप्रपोर्शनेट असेट है, यानी कि सिविल सर्वेंट के पास भी होता है कि उनका जितना वेतन है, उनको जितना इनकम दिया जाता है, उससे कई ज़्यादा उनके पास जो है ना पैसे होते हैं। तो ये जो इसकी जो रीज़न है, इसके जो सोर्सेज को एक्सप्लेन करने के लिए जो है यहाँ पे आपका डायरेक्टिव इशू किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ नहीं है, ये CBI वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये सारा जो है आपका एजेंसी वगैरह का यहाँ पे एंटी करप्शन एजेंसी का कोई काम नहीं है, ये आपका CBI है, लोकपाल है, ये सारे लोग नियुक्त हो चुके हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो चुका है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और 9 की यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी सी है, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर प्रोमोटिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। ओके, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? सबसे पहला है कि कोई भी पॉलिसी जो कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन में। सेकेंड है कि फॉर्मुलेशन करना है एक फॉर्मल कोड ऑफ प्रैक्टिस जो कि यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा कंसल्ट किया जाएगा। थर्ड है कि प्रोविजन होना चाहिए पब्लिक कंसल्टेशन, वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग को ऐसा बताना है जो इंडिया में क्या क्या मेजर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन को, लॉ मेकिंग जो कानून हमारा बनाया जाता है ना, तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग पहले देखिए, सबसे पहला क्या है कि लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन से पहले ही यहाँ पे जब पॉलिसी बनाया जा रहा है तब हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात। सेकंड है कि फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी फॉर्मल कोड, यहाँ पे जो फॉर्मल कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉर्म किया जा रहा है, और ये भी किससे कंसल्ट करके? कैबिनेट सेक्रेटरी। नहीं, अगर इसको यहाँ पे हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन से कंसल्ट करके करते तो यहाँ पे कहते कि हम लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इसमें तो कैबिनेट सेक्रेटरी से कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही आउट हो गया। तो सेकंड आप लोग जैसे ही आउट कीजिएगा आपका करेक्ट आंसर आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे 10th की जो करेक्ट आंसर है वो ए है, और थर्ड ऐसे ही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन है पब्लिक कंसल्टेशन का, वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। तो पब्लिक का इंक्लूजन चाहिए ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए किसी भी कानून बनाने के लिए, तो कंसल्ट भी आप पब्लिक से ही करोगे ना, डिबेट डिस्कशन भी आप पब्लिक से ही करोगे। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका ऐसे ही थोड़ा सा वेग हो गया, ठीक है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन नंबर। ये आपकी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है कि जो 2019 की MPI है वो इंडिकेट करी है कि इंडिया जो है ना वर्स्ट परफॉर्मर है हमारे यहाँ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में, ठीक है। सेकंड है, ये रिपोर्ट जो आपका पब्लिश किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब ये दोनों तो यहाँ पे हो गई। अब बताइए क्या आंसर कौन सी है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत। इट मीन्स कि यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये मैं आपके ऊपर ये होमवर्क दे रही हूँ कि ये आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया, क्योंकि मैं हर बार इस तरीके का रिपोर्ट का आपसे जो है डिस्कस करती हूँ। तो ये अब आप लोग बताइए, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को भी मैं दूंगी कि मेरे साथ साथ आप लोग और भी प्रैक्टिस करते जाओ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो ये रॉन्ग है, वर्स्ट परफॉर्मर नहीं हम लोग, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम लोग जो है अपने यहाँ पॉवर्टी को जो है रिड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से नहीं किए। 10% रिडक्शन, 8 to 10% के अप्रॉक्स हमारे यहाँ रिडक्शन हुआ है, तो वर्स्ट परफॉर्मर हम लोग नहीं है, इसलिए ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो गई। अब आते हैं 12th में। यहाँ पे है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्वतंत्र पार्टी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट कि ये जो पार्टी है ये लीड किया जा रहा है जो पुराने कांग्रेस मैन हैं KM मुंशी और NG राणा के द्वारा। सेकंड है कि ये फेवर्ड करती है फ्री प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंशन की। थर्ड है यहाँ पे कि ये क्रिटिकल है पॉलिसी जो कि नॉन अलाइनमेंट इन फॉरेन अफेयर्स है, तो इसके बारे में।
तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताने की करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं स्वतंत्र पार्टी की बात करूँ तो ऑब्वियस है कि जो इसको लीड किया जा रहा था के.एम. मुंशी और एन.जी. रंगा के द्वारा, और ये यहाँ पे क्या फेवर करती थी कि फ्री प्राइवेट सेक्टर का जो है ना एक्सपेंशन होना चाहिए, इस चीज़ पे ये ज़्यादा फोकस करती थी। और नॉन अलाइंड जो हमारी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के साथ नॉन अलाइनमेंट है, इसकी पॉलिसी को ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री प्राइवेट सेक्टर्स का इंक्लूजन होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। तो इस पर ये आपका जो है ध्यान देते थे। तो बात क्या हुआ कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की। यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक कंप्लेंट जो भी इस एक्ट के तहत लिया जाएगा वो अपराध माना जाएगा और उसको जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत देखा जाएगा। सेकंड है कि जो लोकपाल है उनके पास जुरिस्डिक्शंस है कि यहाँ पे करप्शन का जो भी आरोप लगता है किसी भी सोसाइटी के अगेंस्ट में, ट्रस्ट के अगेंस्ट में, जो कि यहाँ पे आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेती है, तो उसके लिए इंक्वायरी करना है। थर्ड है कि जो लोकपाल है वो यहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है कि प्रायर सेक्शन ले, यानी कि अगर उनको पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है तो उनको जो है ना गवर्नमेंट से इस तरीके का अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, एक सेकेंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, थर्ड ओनली। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लोकपाल और लोकयुक्त, लोकपाल आपके सेंटर में होंगे, लोकयुक्त आपके जो है स्टेट में होंगे। तो इस कानून के द्वारा यही कहा गया था कि इसमें जो भी करप्शन का अपराध होगा तो वो आपका जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसके तहत जो है निपटारा किया जाएगा। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, दो स्टेटमेंट हम लोग कट कर दिए। सेकंड आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो करप्शन की चार्जेस होगी किसी भी सोसाइटी और ट्रस्ट का जो कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रही है तो उनके लिए भी इंक्वायरी करेंगे। नहीं, ऐसा प्रोविजन नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। वैसे भी सेकंड हमारी जो है ऐसे भी आउट हो चुकी है। थर्ड है कि जो लोकपाल है उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रायर सेक्शन के लिए, तो ये भी आप लोग जानते ही हो कि बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है कि वो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ तो थोड़ा सा कॉपअप कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ाऊँगी, क्योंकि आधे घंटे हो चुके हैं और अभी तक हम लोग जो है ना 50% क्वेश्चन भी नहीं पहुँचे, तो बहुत ही देर हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएंगे, तो आप लोग के लिए भी वो उतना सही नहीं रहेगा। मैं जितना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं उतना ही यहाँ पर आपको लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी तो आप लोग भी जो मैं आंसर सीट दूँगी उससे आप लोग पढ़ सकते हो, है कि नहीं। आइए 14 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है और साथ ही आपको इस पैसेज से बताना है कि कौन से मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है। ये जो स्पॉन्टेनियस मोबिलाइजेशन है विमेन का, ये डिमांड कर रही थी कि जो अल्कोहल की बिक्री है ना नेबरहुड्स में, उसको बैन कर देना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये आपका स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में, वो भी 1990 में, और ये लार्जर जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ है उस रीजन की, उसको ये टच करती है, और साथ ही साथ ये विमेंस की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से ये मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है। ये है नवनिर्माण मूवमेंट, एंटी अरैक मूवमेंट, गुलाबी गैंग मूवमेंट या फिर सेवा मूवमेंट। तो इसके बारे में आपको करेक्ट बतानी है। तो ये जो मूवमेंट का बात हो रहा है ये है एंटी अरैक मूवमेंट, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश की थी, और इसमें यही बात कहा गया था कि अल्कोहल को पूरी तरीके से नेबरहुड में जो है बैन करना है, यानी कि आस पड़ोस में बैन करना है। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ही और शी जो है वो रिज़ाइन कर सकते हैं, और रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को देंगे। सेकंड है कि ही और शी जो है ना वो यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते और ना ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। थर्ड है कि ही और शी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की जो एक कमेटी बैठती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्हीं के रिकमेंडेशन से यहाँ पे नाम आता है और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। फोर्थ है कि जो टोटल नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो यहाँ पे 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी है, यानी कि गलत आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सही फाइंड आउट कर लीजिए। पहले सबसे पहला है यहाँ पे कि ये जो है ना आपके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी और वो ऑफिस होल्ड कर रहे जिससे कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये भी बिल्कुल सही है। एक कमेटी होती है जिसमें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, और फिर उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फोर्थ है यहाँ पे कि जो टोटल नंबर है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब इनकरेक्ट कौन सा हो गया, तो ए हो गई, यानी कि ये जो रेजिग्नेशन लेटर है वो यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को नहीं देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, और ये हमारी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो गई। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग ए रखिएगा। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये फिर से आपका इंडेक्स में आपका क्वेश्चन आ गया।
अब यहाँ पे पहली है कि ये एक तरीके का मेजर्स है जिसमें ये देखा जाता है कि जो नेशंस की किसी भी कंट्री की जो बिजनेस सेक्टर है वो कितने अच्छे से जो है ना ये करप्शन बिजनेस में करप्शन जैसे प्रैक्टिसेस में इंगेज होती है। तो ये इंडेक्स से हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, कौन सी कंट्री में करप्शन नहीं हो रहा है। सेकंड है कि ये पब्लिकली जो है आपका जो एनुअली ये आपका पब्लिश होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल से यहाँ पे आप लोग देखोगे, क्या लगता है आपको कि इस तरीके का यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे मेजर्स है कि कैसे जो है कोई भी नेशंस की जो बिजनेस सेक्टर है वो कितना अच्छे से विलिंगली है कि वो अपने आप को जो है करप्शन बिजनेस प्रैक्टिस में अपेयर करती है। तो ये नहीं दिखाया जाता है, इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि कौन सी कंट्री में किस तरीके का करप्शन है। हाईली करप्ट यहाँ पे 0 से 100 के बीच में इसको मेज़र किया जाता है कंट्रीज़ को, और 0 मतलब कि क्लीन चिट है यानी कि कोई भी करप्शन नहीं है। 100 अगर किसी भी स्टेट को ये स्कोर दे दिया गया इट मीन्स कि वो करप्शन में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो ये चीज़ यहाँ पे शो करती है, यानी कि इंडिया में बोल रही हूँ हर एक कंट्री में कितना करप्शन है ये दिखाती है। ये नहीं दिखाती है कि कंट्री के बिजनेस जो है ना करप्शन में कितने अच्छे से वो करप्शन में संगलित है। साथ ही सेकंड की बात करूँ तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपका रिपोर्ट है ये पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और वो भी हर एक साल एनुअली। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी करेक्ट हो गई। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे अगेन है कि आपको बताना है नॉट करेक्ट, वो भी किसके लिए है, तो दलित पैंथर्स मूवमेंट के लिए। दलित पैंथर्स मूवमेंट है तो इससे आपको बताना कि कौन सी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहला कि ये जो इंस्पायर्ड था ये सोशल मूवमेंट के थ्रू इंस्पायर्ड था, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में यूएस में, इसको ख़त्म करने के लिए आया था। सेकंड है कि इसका एम है कि जो भी यहाँ पे दलित की रैंक है उसको हटाना है बिना किसी कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए। थर्ड है कि यहाँ पे आपका इंक्लूड है दूसरे ऑपरेस्ड सेक्शन भी, जैसे कि जो लैंडलेस पुअर पीजेंट है वो भी इस मूवमेंट में यहाँ पे इंक्लूड थे। फोर्थ है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऑफ जो दलित एट्रोसिटीज़ है वो भी यहाँ पे पब्लिश की गई थी मराठी के लिटरेचर में, जो कि इस मूवमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दलित पैंथर्स जो मूवमेंट है वो यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि गोरे और काले का जो भेद किया जा रहा था इसके अगेंस्ट में ये लाया गया था। थर्ड भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि जो लैंडलेस पुअर गरीब जो पीजेंट थे वो भी इस मूवमेंट में इंक्लूड थे। फोर्थ भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो दलित एट्रोसिटीज़ है उनकी यहाँ पे यानी कि दलितों के साथ जो यहाँ पे अत्याचार हो रहा था शेड्यूल कास्ट के साथ, तो उसका भी मराठी लिटरेचर में आपका देखने को मिलेगा। इस मूवमेंट के बारे में जो है पब्लिश किया गया था। लेकिन सेकंड आप लोग देख लीजिए किस तरीके का स्टेटमेंट है। यहाँ पे दलित की रैंक को हटाना है, और वो भी कैसे, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए बिना। ये कभी हो सकता है क्या, यहाँ पे कास्ट सिस्टम को हटाने की बात की जा रही थी, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारी करेक्ट आंसर हो गई बी। ठीक है, अब आते 18 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो ये भी योजना के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग की पकड़ बन जाएगी। सबसे पहला है कि यहाँ पे मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है, वो भी स्मॉल ट्रेडर्स को 6000 पर ईयर्स। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो आपका दिया जा रहा है, अच्छा ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स की बात की जा रही है। सेकंड है कि यहाँ पे लघु व्यापारी जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए, अगर उनको नेशनल पेंशन स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें अगर कवर किया जा रहा है तो उनको इस स्कीम के अंदर नहीं रखा जाएगा। थर्ड है कि ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है आपका ऑल स्मॉल ट्रेडर्स को जो है यहाँ पे बात की जा रही है 6000 पर ईयर देने का, तो ये बात गलत है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारी करेक्ट आंसर बी हो गई। तो अगर इस स्कीम की बात करूं तो यहाँ पे जो है आपका पैसे देने की बात नहीं की जा रही है। ये एक पेंशन स्कीम है जो कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है और सारे रिटेल शॉपकीपर्स के लिए है, जो कि इनको पेंशन दिया जाएगा। और पेंशन के लिए जो इनको एंट्री एज है वो है 18 से 14 ईयर्स तक। इनको जो है मिनिमम अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करना होगा इस एज तक, और इनको जो मंथली पेंशन दिया जाएगा वो 3000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे बातें की जा रही है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के बारे में। आपको बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो पहली है कि इस पॉलिसी का एम है कि जो बायोफ्यूल का यूज़ है कमर्शियल एयर फ्लाइट्स के लिए उसको प्रमोट करना है। सेकंड है कि जो मेजर फोकस होगा पॉलिसी का वो ये होगा कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। थर्ड है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस को यहाँ पे अलाउ करना है कि मिनिमम जो है 20 एयरक्राफ्ट होनी चाहिए जो कि फॉरेन रूट्स में फ्लाई करें। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑनली या फिर नन।
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इस पॉलिसी का क्या ये एम है कि यहाँ पे जो है हम लोग बायोफ्यूल को कमर्शियल एयर फ्लाइट के लिए इस्तेमाल करें? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल्स जो है ना, उस पर आपका है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो है बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल और एप्लीकेशन उसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें नहीं है। साथ ही इसमें क्या कहा जा रहा है कि मेजर फोकस कि हम लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पे फोकस करें। अभी तो हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि मेजर सिटीज़ में ही एयरपोर्ट वगैरह है, छोटे छोटे सिटीज़ में एयरपोर्ट वगैरह है नहीं। हमारे कंट्री में तो अच्छे से एयरवेज को कनेक्ट किया नहीं गया है और हम लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पे ध्यान करेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सेकंड भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। और यहाँ पे थर्ड में तो आप लोग देख सकते हो, सिर्फ कहा जा रहा है कि 20 एयरक्राफ्ट जो है उसको हम लोग फॉरेन रूट्स के लिए यहाँ पे फ्लाई कराएंगे और सिर्फ एयरलाइंस ही को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि मिनिमम 20 एयरक्राफ्ट को ये करेंगे। तो इस तरीके का प्रोविजन इसमें कुछ भी है नहीं, तो इसको आप कट कीजिए और करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर शीट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले ऑपरेशन पोलो है और ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग हैदराबाद को एनेक्सेशन कर रहे थे उसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। सेकंड है कि स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट है पोखरान में 1974 में किया गया था। ये तो मैं क्वेश्चन भी पूछी थी, आप लोग कई लोग आंसर भी दिए थे, तो आप लोग पकड़ ही लिए होंगे। थर्ड है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि हम लोग सिक्किम को एमलगेमेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार चला रहे थे। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि स्माइलिंग बुद्धा तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पोखरान की जो फर्स्ट टेस्ट हुई थी हमारी न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो वो 1974 में हुई थी। और सेकंड भी फर्स्ट भी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन पोलो यानी कि जब हम लोग हैदराबाद को एनेक्सेशन कर रहे थे, हैदराबाद को अपने यहाँ मिला रहे थे, तो उस समय यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चल रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो गई। तो ये हो गई, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। थर्ड यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हम लोग चलाए थे वो पंजाब वाले रीजन में था, अमृतसर में, और यहाँ पे इंडियन मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे आपका जो है कुछ चलाया गया था। इसको आप लोग डिटेल देख लीजिएगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अब आती हूँ 21st क्वेश्चन नंबर में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपको बतानी है कि विथ रेफरेंस टू रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो अभी बनाया गया था एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, इसके बारे में आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। पहली है कि इसको जो सेटअप किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा और ये आरबीआई के द्वारा कंसल्ट करके इसको बनाया गया है। सेकंड है कि ये एग्जामिन करेगी और रिकॉर्ड करेगी सारे एक्शन जो कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स के सारे कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। ठीक है, चलिए, इस तरीके का जो है आपका एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है जो कि बैंक में जितने तरीके के फ्रॉड वगैरह होते हैं वो इसको देखेगी और एडवाइस करेगी। तो ये जो बनाया गया था ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा ही बनाया गया था और आरबीआई से कंसल्ट करके। वेरी राइट, ये एकदम राइट क्वेश्चन है और राइट स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड आप लोग देखिए कि यहाँ पे आपका रिकमेंड करेगी सारे कैटेगरी में, वो भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो ये कैसे हो पाएगा कि सारे कैटेगरी, आप लोग को पता है कि कितने तरीके की फ्रॉड होती है ऑनलाइन में भी, कितने तरीके का आपका जो है स्कैम वगैरह हो रहा है। साथ ही यहाँ पे आप लोग को साइबर थ्रेट देखने को मिल रहा है, रैंसमवेयर जैसा दिख रहा है, साथ ही साथ कितने ज़्यादा स्पाईवेयर की अटैक हो रही है। तो सारी चीज़ों में ये कैसे यहाँ पे आपका जो है एक ही ऐसा एजेंसी आपको एडवाइजरी बोर्ड बना दो जो कि सारे कैटेगरी में आपको रिकमेंड करे। तो ये तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो इसको आप लोग कट कर सकते हो। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, अब आते हैं 22nd क्वेश्चन नंबर पे। 1 सेकेंड, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट बताना है। और रिगार्डिंग द प्रोसेस, जो कि रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये आपका डायरेक्टली पूछ लिया गया पॉलिटी, जो कि 6th एडिशन की है और 6th एडिशन में न्यू चैप्टर है ये पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसके बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही पॉलिटी वाली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास ये पावर नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करे, यानी कि उनके पास पावर है कि रजिस्टर करे लेकिन फिर से उनको डी रजिस्टर कर दे, यानी कि निष्कासित कर दे, ऐसा उनके पास पावर नहीं है। सेकंड है कि हर एक नेशनल पार्टी को ये अलॉट किया गया है, एक सिंबल होता है हर एक नेशनल पार्टी का, तो वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड होता है उनके लिए कि वो पूरे कंट्री में उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो पूरे कंट्री की पार्टी है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। थर्ड है कि जो रिकॉग्निशन है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड करती है कि टाइम है जिसमें कि वो पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट कर सके स्टेट के जो अपने खुद के टेलीविज़न चैनल में है, तो उसमें वो जो है यहाँ पे अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है वो यहाँ पे गवर्न किया जाता है प्रोविजन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत। तो आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पता करना है। अब आप लोग थोड़ा भी यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो रहा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत हो रहा है, लेकिन ये गलत है। 1951 के तहत जो है जितनी भी आपकी इलेक्शन से रिलेटेड और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो 1951 में होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत
हो गया, इसलिए हमारी आंसर भी यहाँ पे डी है। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करे। सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे आपका जो है ना हर एक नेशनल पार्टी को ये अलॉट किया गया है एक सिंबल कि वो पूरी तरीके से जो है ना अपने कंट्री में, यानी कि हमारे कंट्री में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे रिकॉग्निशंस भी अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखें तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना जिस स्टेट के है उस स्टेट के वो अपने ही खुद के टेलीविज़न में टेलीविज़न चैनल में जो है ना वो दिखा सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 24th में। यहाँ पे कुछ केसेस है, कोर्ट केसेस से उनकी जजमेंट है, तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है यहाँ पे लिली थॉमस केस 2013। ये इसमें दिया गया था कि जो इमीडिएट आपका डिस्क्वालिफिकेशन है जो भी कॉन्विक्टेड एमपी और एमएलए है। सेकंड है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये आपका PUCL केसेस 2013 है। इसमें आपका कहा जा रहा है कि नोटा बटन को इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड है कि लोक प्रहारी केस 2018, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने की बात की जा रही थी, जो भी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम है हर एक कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीनों आपका जो केसेस है उसकी जजमेंट कौन सी यहाँ पे सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी नहीं जानते होंगे तो मुझे लगता है ये तो ज़रूर जानते होंगे कि नोटा बटन का जो इंट्रोडक्शन है ये आपका 2013 के इस केस से आया है, तभी तो 2014 के इलेक्शन में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। तो सेकंड बिल्कुल सही है। अब सेकंड जहाँ नहीं है उसको कट कर दीजिए, ये है। उसके बाद आप लोग को ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के बारे में। अगर एक भी और भी पता होगा तो आप आंसर तक निकल पाओगे, लेकिन नहीं पता होगा तो फिर आप जो है इसमें केस तुक्का नहीं लगा सकते, किसी भी तरीके का एलिमिनेशन मेथड नहीं हो सकता। ये इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको जो है पता होना चाहिए, फैक्ट्स बेसिस है, आपको रट्टा मारना होगा, पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। इट मीन्स कि सारे केसेस और जजमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट बताई जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। यहाँ पे है इन कंटेक्स्ट ऑफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है कि जो एरा है ये टैरिफ को रेगुलेट करती है और भी जो भी चार्जेस है एरोनॉटिकल सर्विस के लिए जो कि प्रोवाइड किया जाता है मेजर सिविलियन एयरपोर्ट में और सारे प्राइवेट एयरपोर्ट में, तो इसको ये रेगुलेट करती है। सेकेंड है कि एरा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सिविल एयरक्राफ्ट को रजिस्टर करने में और लाइसेंस देने में जितने भी पायलट है हमारे इंडिया में। थर्ड है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। आपको करेक्ट बताना है सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो लाइसेंस देने का काम है पायलट को वो एरा का काम नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए था। अभी आप लोग को नहीं भी पता है तो पता चल गया, लेकिन अगर आप लोग फिर भी अंदाज़ा लगा पाओगे क्योंकि इस तरीके का जो आपका एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि एयरपोर्ट में जितनी भी आपकी इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी काम है उसको ये अथॉरिटी ये देखेगी। तो इसमें आपका जो लाइसेंस देने का काम है ये आपका किसी और का है, ये इसका नहीं है। और तो आपको इस स्टेटमेंट को आप लोग हटाइएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा, एलिमिनेट जैसे कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही है कि ये वर्क करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। साथ ही इनका काम है कि टैरिफ वगैरह और दूसरी जो चार्जेस है एरोनॉटिकल सर्विस में वो जो प्रोवाइड किया जाता है उसको ये देखती है। ओके, अब आते हैं 25 में। ये आपका है यहाँ पे कि रोल ऑफ मीडिया को बताना है कि इलेक्शन के टाइम में रोल मीडिया का क्या रोल है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे रेगुलेट करती है मीडिया के कंटेंट को। जब से यहाँ पे आपका जो है ना इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है और जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक यहाँ पे मीडिया की जितनी भी कंटेंट है उसको रेगुलेट करती है इलेक्शन कमीशन। सेकेंड है कि जो मीडिया है उनको यहाँ पे रोका जाता है कि कोई भी इलेक्शन मैटर को जो है 48 आवर्स तक वो नहीं दिखाए जब तक यहाँ पे जो है पोल का कंक्लूजन निकल जाता है, यानी कि जब तक रिजल्ट आती है उससे 48 आवर्स से पहले तक जो है ना मीडिया को ये बोला जाता है, रोका जाता है कि वो किसी भी तरीके का जो है ना बातों को इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर है उसको डिस्प्ले नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देखिए कि ऐसा हो सकता है कि जो मीडिया की कंटेंट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करेगी इलेक्शन कमीशन। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पावर के फंक्शन के बाहरी वाला बात बता रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो मीडिया का रोल है ये हमारे यहाँ मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है और फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मीडिया को दिया गया है, तभी तो मीडिया इतने सारे बातें कर देती है, कुछ भी किसी भी सरकार और किसी भी कैंडिडेट के किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाती है। तो मीडिया को कोई भी ये रेगुलेट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 48 आवर्स तक जब रिजल्ट आता है, पोल का कंक्लूजन निकल कर आता है, तो 48 आवर्स तक जो है ना मीडिया को कोई भी तरीके की बातें नहीं करनी है, ये रोका जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप लोग इलेक्शन कमीशन वाली चैप्टर भी पढ़ोगे ना पॉलिटी में तो उसमें ये बातें पूरी क्लियर लिखी हुई है। अब आते हैं 26 में। यहाँ पे बताना है कि डायरेक्टर ऑफ CBI के बारे में।
फर्स्ट है कि जो मैकेनिज्म है इनके सिलेक्शन का वो यहाँ पे आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में डिफाइंड है। सेकंड है कि यहाँ पे जो इनको प्रोवाइड किया जाता है ये 2 साल की सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि सीबीआई की बात हो रही है तो सीबीआई एक्ट के थ्रू ना इनको सीबीआई के डायरेक्टर को सीबीआई एक्ट के थ्रू ना यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, सीवीसी एक्ट के थ्रू क्यों सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये गलत है। 2 साल का इनको यहाँ पे टेन्योर दिया जाता है। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। ओके, अब आते हैं 27 में। यहाँ पे माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है और जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको नोटिफाई करती है नेशनल और स्टेट लेवल पे। ओके, सेकंड है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो भी यहाँ पे रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात कीजिएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट कुछ और ही डायरेक्शन में लेकर जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी और नोटिफाई करेगी, वो भी स्टेट लेवल के, स्टेट में जितने भी यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी है। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपका जो है ना सेंट्रल लेवल पे होगा। स्टेट में जितने भी माइनॉरिटीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी। ये गलत हो गया। अब यहाँ पे इस कमीशन का क्या हक है, यहाँ पे तो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि यहाँ पे आपके रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो ओपनली जो है अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकती है। तो आर्टिकल 29 और 30 आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कि इस तरीके का इनको हक दिया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, अब आते 28 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है। हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो फर्स्ट है कि ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इनको दिया गया है कंपटीशन कमीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत। सेकंड है कि ये एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। थर्ड है कि ये रेगुलेट करती है एसेंशियल कमोडिटीज़ के होर्डिंग में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। अब ये कौन सी बात हो गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ के होर्डिंग में कहाँ से रेगुलेट करेगी, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही इनकरेक्ट है। तो इसको आप लोग हटा दीजिए। यहाँ पे आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये दोनों है, यानी कि ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और यहाँ पे कंपटीशन एक्ट जो 2002 है इसके तहत इसको बनाया गया था और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। इट मीन्स कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आर्ट है 29। यहाँ पे है आपका कि क्या ऑब्जेक्टिव है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। फर्स्ट है कि रूरल एरिया में लिक्विडिटी को बढ़ानी है। सेकंड है कि यहाँ पे साइंटिफिक वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स को इंकरेज करना है। थर्ड है कि यहाँ पे जो कॉस्ट है फाइनेंसिंग का फार्मर्स का उसको यहाँ पे कम करना है। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो बिल्कुल ये तीनों हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि अगर वेयर हाउस बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि जितने भी फार्मर्स के क्रॉप्स वगैरह होते हैं, फसल होते हैं, वो जब हार्वेस्ट के बाद कटाई होती है तो उसके बाद जब ये मार्केट में आते हैं और जो एक्स्ट्रा आपका जो क्रॉप का यील्ड होता है तो उसको जो है हम लोग स्टोरेज रख करके रखते हैं। तो हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत बार जो है अनाज बर्बाद भी हो जाते हैं स्टोरेज में रखने से। तो ये एक वेयर हाउस डेवलप करने की बात की जा रही है जिसमें कि आपका जो फार्मर्स है वो अपने से अपना जो है एक स्टोरेज में अपने सारे क्रॉप्स को रख सके। तो इससे क्या होगा ना कि उनका जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है ये कम हो पाएगा। जैसे सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देती है, उनके अनाज को बर्बाद ना हो उनके लिए भी जो है बीमा कराया गया था, कल ही आज ही हम लोग सुबह देख रहे थे। साथ ही एमएसपी वगैरह दिया जाता है, तो ये सारे लोड भी यहाँ पे जो है कम हो पाएंगे। तो ये तो सही है। साथ ही साइंटिफिक वेयर हाउस जो है सामानों की इनको बढ़ाना है, ये बिल्कुल सही है। लिक्विडिटी बढ़ाना है रूरल एरिया में, यानी कि अगर हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का वेयर हाउस बना देंगे, बहुत सारे डेवलप करेंगे और उसको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने भी अनाज वगैरह होंगे ना वो बर्बाद नहीं होंगे। चाहे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आए या कुछ भी आए तो रखने का भी सामान भी हम लोग अच्छे से रख सके और बर्बाद भी ना हो, तो इससे लिक्विडिटी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारे डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 30 में। ये है कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये किसके द्वारा यहाँ पे आपका पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फोर्थ है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, UNPAB। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। 31 है यहाँ पे कि विथ रेफरेंस टू मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मेनली ये जो आपका क्वेश्चन है वो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में है और यहाँ पे आपको इसी के बारे में बतानी है। फर्स्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये G20 ग्रुप ऑफ नेशन के द्वारा लीड किया जाता है और यहाँ पे OECD है। ठीक है, 1 सेकेंड, OECD है। सेकंड है कि ये सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि जितनी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टैक्स अवॉइडिंग ट्रीटीज़ है उसको सबस्यूम कर लेगी, अपने अंदर रख लेगी, वो भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ की। थर्ड है कि इंडिया जो है रेटिफाई करी है इस कन्वेंशन को। ये स्टेटमेंट अच्छा है, ये बताइए आप लोग।
अब यहाँ पे करेक्ट देखते हैं स्टेटमेंट, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे बताइए कि करेक्ट कौन सी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसको रेटिफाई करी है कि नहीं। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, यानी कि बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट करना, यानी कि कोई भी कंपनी है वो अपने बेस को इरोड कर रही है, यानी कि जो टैक्स वगैरह दे रही है। आपको पता है कि टैक्स वगैरह बहुत चोरी किया जाता है हमारे कंट्री में, और सरकार को जो मेन रेवेन्यू है वो टैक्सेस से आता है। तो टैक्स को यहाँ पे हटाना और प्रॉफिट को कहीं और शिफ्ट करना, ये कंपनीज लोग का फंडा होता है, और इसी को यहाँ पे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हम लोग कह रहे हैं। तो इसके जो है ना, इस कन्वेंशन को इंडिया रेटिफाई कर चुकी है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो टैक्स इरोजन है, टैक्स अवॉइडिंग जो हो रही है, उसको किसी तरीके से रोकना है। तो इसलिए इस तरीके की कन्वेंशन का जो है ना, इंडिया बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। तो थर्ड हमारी बिल्कुल से करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो ये बिल्कुल सही है कि G20 और OECD इसके द्वारा ये लीड किया जाता है। तो हमारी फर्स्ट भी बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो ये सिंगल, आप देखोगी यहाँ पे क्या लिख रहा है कि आज तक जितनी भी टैक्स अवॉइडिंग ट्रीटीज़ है, उसको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है ना, वो सबको यहाँ पे सबस्यूम कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अलग से आपका ट्रीटी लाया गया, जिसमें कि जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, कंपनी की बेस को इरोड कर रहे हैं, टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं और प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर दे रहे हैं उसको लेकर, यानी कि वो अपना टैक्स हटाने के लिए, टैक्स को छिपाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, हम यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, पैसे इस तरीके से ख़त्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें दिखाया जाता है। तो इसको जो करते हैं ना, वो यहाँ पे आपका एक अलग से रखा गया है। ऐसा नहीं कि पहले की जितनी भी आपकी यहाँ पे टैक्स अवॉइडिंग ट्रीटीज़ है, उसको इसके अंदर सबस्यूम कर लिया जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, आइए 32 पे चलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, और यहाँ पे आपको बताना कि किस किस जगह पे वो हुई थी। बालियापल मूवमेंट है, ये मध्य प्रदेश है। अपीकू मूवमेंट कर्नाटक। चिपकू मूवमेंट उत्तराखंड। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 32 के अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे करेक्ट है बी। इट मीन्स कि यहाँ पे अपीकू और चिपकू बिल्कुल करेक्ट है। ये कर्नाटक है, ये उत्तराखंड है, लेकिन बालियापाल मूवमेंट ये आपका जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। अब ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ये आपको बताना है कि ये कहाँ की मूवमेंट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक मूवमेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। अब आइए 33 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि NGO दर्पण है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक स्पेस प्रोवाइड करेगी, यानी कि इंटरफेस होगा आपका NGO और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। तो ये किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये सिंपल सा है, ये नीति आयोग इसको देखेगी। ओके, ध्यान रखना है। 34 में आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि करप्शन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया जो है कौन कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जिसको रेटिफाई करी है। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सेकंड इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। थर्ड इज़ एंटी बाइबरी कन्वेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो कौन कौन सा किस किस को हम लोग ने यहाँ पे जो है ये रेटिफाई करी है। लास्ट लेसन में पढ़ा रही थी, मुझे लगता है ये इकोनॉमी के लेसन में था, कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पढ़ा रही थी ना, ये सोशल इश्यूज़ या फिर आपका इकोनॉमी में था। ये इसको हम लोग इसको जो है हम लोग बिल्कुल किए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है ना, इसको हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इंडिया इसको तो कन्वेंशन को पार्ट की है। सेकंड है कि ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट जो करप्शन है, इसके भी हम लोग रेटिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये जो थर्ड है एंटी बाइबरी कन्वेंशन, ये आपका जो है ना घूस लेना देना, ये हम लोग इस पे अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशन पे जो है ना, हम लोग बाइबरी पे काम नहीं कर रहे हैं, घूस लेना देना पे काम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे हर एक स्टेट की अपनी एक कानून है, वो अलग है, लेकिन हम लोग इसको जो है ना ग्लोबल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड को आप लोग एलिमिनेट करोगे तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं 35 में। यहाँ पे आपको बताना है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। इससे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि सारे मिनरल्स कंसेशंस जो है वो ग्रांट किए जाएंगे ओनली थ्रू ऑक्शन, नीलामी के थ्रू। सेकंड है कि जो एक्ट है वो यहाँ पे एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी, कि जो सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे माइनिंग के थ्रू अफेक्ट हुए हैं, उनको यहाँ पे टेक केयर किया जाएगा। थर्ड है कि जो प्रायर अप्रूवल है वो लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर यहाँ पे सारे मिनरल लाइसेंस को ग्रांट करना है तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो कोई एक तो यहाँ पे इनकरेक्ट है या दो भी हो सकती है। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बेसिक बात करूँ तो यहाँ पे सारे मिनरल कंसेशंस जो है ना, उनको ग्रांट किया जाएगा ऑक्शन के ही थ्रू। ये आपको ओनली दिख रहा है, लेकिन इस बार जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारी करेक्ट हो गई। अब यहाँ पे दो और बी और डी को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं।
सेकंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बात किया जा रहा है कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे जो है सारे मिनरल लाइसेंस को यहाँ पे आपका प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही यहाँ पे आपका रखा गया है, एक स्पेसिफिक है, आप लोग देख लीजिएगा इस कानून के प्रोविजन में जो कि आंसर शीट में होगा। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर हमारी सिर्फ ए है, जो कि ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब आते 36 में, यहाँ पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हम लोग पढ़े थे, इससे रिलेटेड आपको बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज़ पर द एक्ट कंज्यूमर्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो केस फाइल कर सकती है सिर्फ उसी प्लेस में जहाँ पे प्रोडक्ट वो परचेज़ करती है। सेकेंड है कि इस एक्ट में रखा गया है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा कि कंज्यूमर की जो भी राइट है उसको प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेगी और इन्फोर्स करेगी। थर्ड है कि यहाँ पे एक मेडिएशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा मैकेनिज्म, जो कि जितनी भी प्रॉब्लम होगी पार्टीज़ के बीच में उसको यहाँ पे पहले और जल्दी से सेटलमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड या फिर थर्ड ओनली। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी सी और मैं छोटी कर दूँ, हाँ। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें करेक्ट कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा बात कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट का है, जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदोगे वहीं पे आप लोग जो है उसी जगह पे आप लोग जो है फाइल कर सकते हो केस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग कहीं भी प्रोडक्ट खरीदिए और कहीं भी चले जाइए, अगर आप लोग को उस प्रोडक्ट में कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी गलत चीज़ें दिखती है, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द इंडिया में आप लोग कहीं से भी इसका जो है फाइल कर सकते हो केस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी खत्म हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे CCPA जो है आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, तभी तो हम जैसे कंज्यूमर का राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। और साथ ही अगर कोई भी यहाँ पे पार्टीज़ में डिस्प्यूट होती है तो उसको यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के थ्रू जो है रिजॉल्व भी किया जाएगा। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं 37 में, इसमें आपको फिर फाइंड आउट करनी है कि कौन सी गलत है। फर्स्ट है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से मेजर और जो माइनर पोर्ट है इंडिया में उसको डेवलप करे और प्रमोट करे। सेकेंड है जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी है इंडिया में वो डिसाइड करेगी और रेगुलेट करेगी कि क्या यहाँ पे मेजर पोर्ट के द्वारा फ़ी को चार्ज करना चाहिए। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। 37 का आप बताइए कि कौन सी यहाँ पे गलत है। तो गलत आपको दोनों नहीं लग रही है, तो दोनों यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है जो कि मेजर और माइनर पोर्ट को यहाँ पे देखेगी, तो ऐसा तो है नहीं। माइनर पोर्ट्स जितने भी स्टेट के हैं वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देखती है। साथ ही इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम लोग भी पढ़े थे, तो ये जो है ना फ़ी को चार्ज नहीं करती है। जो भी मेजर पोर्ट में यहाँ पे आपके जितने भी शिप्स वगैरह आते हैं या फिर पोर्ट्स का जो भी फ़ी है उसको ये चार्ज नहीं करती, उसको ये डिसाइड नहीं करती। दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। अब आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर 8 से, एक सेकेंड, ये यहाँ है, ये है नेशनल रेनफील्ड एरिया अथॉरिटी के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगी नॉलेज इनपुट, वो भी सिस्टमेटिक अपग्रेडेशन और जो मैनेजमेंट है कंट्री की ड्राई लैंड और रेनफीड एरिया, रेनफीड एग्रीकल्चर, उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करेगी। सेकंड है कि ये रेनफीड एग्रीकल्चर एटलस भी रिलीज़ करती है। थर्ड है कि ये नोडल एजेंसी है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी यहाँ पे रेनफीड और जो डिग्रेडेड एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे तीनों से बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, थर्ड ओनली, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड मैं बताऊँ तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बेसिक है, आपका एकदम टू दी पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। 39 ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल इमरजेंसी बताया जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम इम्पोज किया गया था जब हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। सेकेंड है कि जो नेशनल इमरजेंसी 1975 की थी वो डिक्लेयर किया गया था जो हम लोग का आर्म्ड रेबिलियन से थ्रेट था तब। करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। 39 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऐसा नहीं, ये नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे नहीं था। सेकंड अगर 1975 की देखें तो यहाँ पे आपका जो है इंटरनल इमरजेंसी के कारण लगाया गया था, न कि आर्म्ड रेबिलियन। तो दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई, करेक्ट आंसर हमारी डी हो गई। अब आते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको बताना है सैलिएंट फीचर्स, वो भी यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 की। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है कि यहाँ पे सॉवरेन पेटेंट फंड यहाँ पे आपका क्रिएट किया जाएगा इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा। सेकंड है कि यहाँ पे हम लोग सिक्योर चिप्स के यूज़ को प्रमोट करेंगे जिससे कि जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो कम हो सके। थर्ड है कि हम लोग इकोसिस्टम को क्रिएट करेंगे, वो भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और या फिर यहाँ पे थर्ड ओनली। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट देखिएगा, तो अगर इसके बारे में बेसिक आप लोग इसके बारे में पढ़े हो तभी आप लोग बता पाओगे, तो ये फर्स्ट बिल्कुल से इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सॉवरेन आपका पेटेंट फंड को क्रिएट किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद बात करते हैं सेकंड और थर्ड की, तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिक्योर चिप्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है वो कम हो पाएगा, और एक इकोसिस्टम बनाना है, वो भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 41 नंबर में। यहाँ पे आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने, एक सेकेंड, गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सीरीज़ चलाई है ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, कि जिससे कि बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो और ट्रांसपेरेंसी हो। तो इसी के रेंज में आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। मीटी का क्रिएशन, इट मीन्स कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया। सेकंड है कि नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान यहाँ पे लॉन्च किया गया। और थर्ड है यहाँ पे कि आपका जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस सही है। तो सबसे पहले तो मीटी का यहाँ पे गठन हुआ, नो डाउट। उसके बाद आपका जो है डिजिटल ये सॉरी मैं भी यहाँ पे गलती बता रही हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका लॉन्च हुआ ई गवर्नेंस प्लान। ई गवर्नेंस प्लान लाया गया ना, तभी ऐसा हुआ कि हम लोग को यहाँ पे ऑनलाइन जो है सारे गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से प्लान करना है। उसके बाद हमारा जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया 2015 में। उसके बाद ही ये आया कि इन सबको टैकल करने के लिए हम लोग को एक सेपरेट मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, तब यहाँ पे मीटी का लॉन्च किया गया, क्रिएट किया गया। तो ये हो गया 2, 3, 1, इट मीन्स कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब आते हैं 42 में। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फॉलोइंग अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे सुप्रिटेंड करती है, कंडक्ट करती है इलेक्शन, वो भी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बॉडी प्रोवाइड किया जाता है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी ए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराने के लिए कोई भी बॉडी यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब आते हैं 43 क्वेश्चन नंबर पे। यहाँ पे आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये आपका बनाया गया था सेकंड ARC जो कमीशन है उनके रिकमेंडेशन से। सेकंड है कि सारे ऑफिसर्स जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं इंडिविजुअली या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल है। थर्ड है कि ये जो अवार्ड है ये सिर्फ आपका दिया जाएगा आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए करने वाले जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो आपको 43 की बतानी है कि करेक्ट कौन सी है। तो सबसे पहला है कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन आपका जो है सेकंड ARC के द्वारा नहीं दिया गया था, तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई ऑलरेडी, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा है। थर्ड आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सेकंड और थर्ड इसकी जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये इंटरचेंज है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि सारे ऑफिसर्स जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये जो अवार्ड है ये फिर सिर्फ दिया जाएगा जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करे उसी को। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि 2 होगा या तो 3 होगा, तो 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया गया है। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ पे आपका थर्ड यहाँ पे तब इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी यहाँ पे आपको इंक्लूड होगी ना, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपकी जो है 43 की सी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 44 में आते हैं, लैटरल एंट्री के बारे में बताया जा रहा है, काफ़ी न्यूज़ में भी था लास्ट ईयर। तो यहाँ पे बताना है कि लैटरल एंट्री के लिए क्या करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग लैटरल एंट्री को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि एक फ्रेश टैलेंट आएगा, दूसरा है कि जो मैन पावर की अवेलेबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी। सेकंड बताया जा रहा है कि नीति आयोग है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इस तरीके का अपॉइंटमेंट करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे नीति आयोग नहीं है, यहाँ पे UPSC ही है। UPSC ही आपकी इंस्टीट्यूशन है जो कि देखेगी सारा काम, लेकिन हाँ इसकी ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन ए हो गई। अब आते हैं 45, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल। ये न्यूज़ में देखा जाता है, तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाएगा और ये चेक करेगी कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस का लेवल कितना है। सेकंड है कि NGO है जो कि यहाँ पे स्पेशलाइज होगी कि ह्यूमन एनिमल बॉन्ड को प्रमोट करने के लिए। थर्ड है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी एप्लीकेशंस है उसको डेवलप करेगी। फोर्थ है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है कि सोशल इंटरैक्शंस को परसिस्ट करे, वो भी ह्यूमंस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 45 की एक्यूरेट करेक्ट आंसर क्या है। इस तरीके की क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा इस तरीके का जो ऑप्शन दिया जाता है इसमें आप लोग जो अल्टीमेटली कन्फ्यूज ही हो जाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, एक NGO है जो कि स्पेशलाइज होगी और वो यहाँ पे ह्यूमन एनिमल बॉन्ड को जो है प्रमोट करेगी। तो ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल है, यानी कि हमारी इंसान और जानवरों की जो बॉन्ड है वो अच्छी हो, इसलिए इसको बनाया जा रहा है, एक NGO है। ठीक है, 46 में आते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस
इसमें अल्टरनेटिव सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है फर्स्ट है कि डेडिकेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि जो वेलफेयर सर्विस है एक्सक्लूसिवली हम लोग इसको वीकर सेक्शन के लिए प्रोवाइड करें। सेकंड है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लोग अपॉर्चुनिटी दे एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो रिमोट एरिया में भी वर्क करें डिजिटल मीडियम से। और थर्ड है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सर्विस डिलीवरी को शेयरिंग गवर्नेंस फंक्शन को यानी कि गवर्नेंस फंक्शन को शेयर करके इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल में या फिर कम्युनिटी ग्रुप में। फोर्थ है कि हम लोग को सर्टेन पब्लिक सर्विस जो है वो एक्सक्लूसिवली इसको रिजर्व करना होगा डिलीवरी जो कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है अल्टरनेटिव सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी कि जो सर्विस दिया जा रहा है लोगों को उसमें कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पे मैकेनिज्म लाना है। तो ये कैसे होगा, ये थोड़ी है अल्टरनेटिव कि हम लोग को वीकर सेक्शन के लिए ही एक्सक्लूसिवली यहाँ पे मैकेनिज्म लेकर आना है, ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ पे फोकस कर दिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है कि ये अल्टरनेटिव थोड़ी है, ये कैसे हो पाएगा कि हम लोग डिजिटल मीडियम पे ही काम करें। आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि लॉकडाउन में है, फिर भी सारा चीज़ डिजिटली हैंडल करना भी हमारे यहाँ लिए बहुत ज़्यादा बिग थ्रेट है, बिग प्रॉब्लम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। साथ ही रिजर्व करना कुछ पब्लिक सर्विस वो भी यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा डेवलप किया जाएगा एक्सक्लूसिवली, तो ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सही यही है कि सर्विस डिलीवरी आपको जो है इंप्रूव करना है जिसमें कि गवर्नेंस की जो फंक्शन है उसको शेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल के साथ और साथ ही साथ कम्युनिटी ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी सी हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग अगर आप लोग को नहीं पता है ना तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, पढ़ सकते हो सारा मेथड, सारी जितनी भी ऑप्शन है उससे आप लोग निकाल सकते हो। अब आते हैं 47 में, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेकर। ये एक बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया गया है, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे चेयर करती है और ये रिकॉग्नाइज करती है यूनिवर्सिटीज़ को जो भी लॉ में डिग्री लेते हैं कि वो यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए यानी कि एडवोकेट आपको बनना है अगर आपने लॉ की डिग्री ली है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी होती है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को चेक करती है कि सही तरीके से डिग्री दिया गया है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे पहली तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से नहीं बनाया गया, ना ही इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको चेयर करती है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन बी हो गई। अब आते हैं 48 नोटा के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है कि नोटा जो है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था 2014 में, ये तो मैं अभी बता दी। सेकंड है कि इसको जो है ना हम लोग राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इसके इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। थर्ड है कि जो नोटा है इसकी वोट जो है ना हमारे इलेक्शन प्रोसेस के रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं करती है। तो करेक्ट बताना है सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे 48 की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2014 में जो है ना पहली बार जनरल इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही किया गया था, इससे भी पहले इसका जो है ट्रायल लिया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आप देखोगे तो करेक्ट है कि ये राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के लिए नहीं होती है और इसके बोर्ड से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है हमारी। अब आते 49 में, ये है आपका कि जो रिसेंटली पास हुआ है आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019। तो इसमें क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला है कि कौन से पर्सन यहाँ पे अपॉइंट होंगे एज अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। साथ ही इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, साथ ही इनकी सैलरी और अलाउंस क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो आरटीआई में जो आपका अमेंडमेंट किया गया है इसमें बातें रखी गई है कि यहाँ पे इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना साल का होगा, यानी कि ये अब यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर से काम होगा। साथ ही यहाँ पे सैलरीज और अलाउंस कितना इनको दिया जाएगा। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि पर्सन जो अपॉइंट होगा ना वो यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू ही होगा, जो कि आपका कमेटी वगैरह बनाया जाता है तो उसी के थ्रू यहाँ पे आपका होगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन नंबर है कि आज़ादी बीज, ये समटाइम्स न्यूज़ में है, तो ये है क्या एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि कच्छ एरिया में बनाया जाता है गुजरात में, या फिर एक फॉर्म ऑफ मार्शियल डांस है जो कि ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड है जो कि आसाम में एम्प्लॉयड है, और या तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ वीट क्रॉप है जो कि हम लोग हरियाणा में पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल जो कि कच्छ एरिया में मनाया जाता है, वो भी गुजरात में। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है और ये है आज़ादी बीज जो इस बार आपकी न्यूज़ में थी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। आप लोग को टोटल मार्क्स कितना आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा और भी लेसन चाहते हो तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।